इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आप लोगों को हाथरस का जो पूरा इशू है, आपको मैं लगातार समझा रहा हूं। हाथरस के इशू में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अवनीश जी जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि हाथरस का असल में पूरा इशू क्या है और क्यों मीडिया और कांग्रेस परिवार मिलकर इस पूरे इशू को एक दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पीड़िता का दुष्कर्म नहीं हुआ, उसे दुष्कर्म उसका करा रहे हैं। और आश्चर्य है कि वो वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें प्रियंका और राहुल जाते हुए हंस रहे हैं, गिद्ध हंसते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो साफ आपने देखा कि कांग्रेस के दलाल किस तरह से पूरा फिक्सिंग कर रहे हैं इस मामले को लेकर। ये कल आपने ऑडियो में सुना, रिपब्लिक ने भी उठाया था, हमने भी उठाया। फिर आपने देखा कि इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार किस तरह से लगातार उस परिवार को झूठा बयान देने के लिए, झूठा वीडियो जारी करने के लिए दबाव बना रहा है। शाम तक योगी जी ने कड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने काफी सारे अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, निलंबित किया और कहा कि दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। नार्को टेस्ट की बात आते ही पूरा इंडिया टुडे ग्रुप मातम पे उतर गया, वितंडा पर उतर गया और एक तरह से वो बैकफुट पर चला गया। उसे लग गया कि झूठ पकड़ा जाएगा और रात में ही इंडिया टुडे का बयान, उसके पक्ष में एडिटर गिल्ड की तरफ से शेखर गुप्ता का बयान, फिर राहुल कंवल का बयान, ये सारे लोग एकाएक नार्को टैक्स की बात आते ही ये साबित हो गया कि कांग्रेस और मीडिया एक्सपोज हो रही है। और फिर से दलालों ने, मध्यस्थों ने संपर्क साधा और पीड़िता के परिवार ने कहा हम नार्को टैक्स नहीं कराएंगे। कानूनी सलाह उसे दी गई मीडिया और कांग्रेस की तरफ से। ये पूरा मामला है क्या, मैं आपको अपने अतिथि अवनीश जी से मिलवा रहा हूं, उत्तर प्रदेश से हैं, वो बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या। जी नमस्कार। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली में। ये हाथरस आप नमस्कार। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जिस तरह से गिद्ध भोज चल रहा है कांग्रेस का, जिस तरह से गिद्ध भोज चल रहा है मीडिया का, एक मृतका का जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उस मृतका का बार बार दुष्कर्म कांग्रेस और मीडिया कर रही है। मैं चाहता हूं कि आपने अपनी खोजबीन में जो भी सच्चाई आप सामने लेकर आए हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। संदीप जी, सबसे पहले इंडिया स्पीक्स डेली का ये प्रसारण देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस पूरी घटना में जो हाथरस कांड के नाम से अब अगर हम सारे जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। हाथरस का ये पूरा कांड किस तरीके से मीडिया में प्लेस हुआ है और इसके सामने दरअसल इसकी बिंदुवार असली सत्य क्या है। अगर देखिए, सत्य को कभी भी बहुत सारी कहानियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने और सभी सुनने वालों के सामने केवल तथ्यवार इस पूरी घटना को बांट दे रहा हूं, करीब 10 या 12 पॉइंट में। उसके बाद इस पर आवश्यक होगा तो हम आगे विमर्श करें। सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मैं इस पूरी दुखद संयोग जो हाथरस के चंदपा थाने के गांव, जो वो गांव है बुलगड़ी, चंदपा थाना हाथरस जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका एक थाना है चंदपा, और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है बलगड़ी। बलगड़ी गांव में जो यह पूरा एक संयोग हुआ है,
जो कि दुखद रहा है, जहां की एक बच्ची की मौत की खबर आती है एक दिन, और उसके बाद से ये पूरा मामला शुरू होता है। अब देखिए हुआ क्या है। ये घटना शुरू होती है लगभग इसी साल के आप कह लीजिए मई के आसपास। चंदपा थाना जो हाथरस का है उसके पास बुलगड़ी गांव, वहां पर जिस तरीके से भारत के हर गांव में मिक्स आबादी रहती है, सवर्णों की, दलितों की, और इस तरीके से एक मिक्स गांव, एक मिक्स आबादी वाला वो हाथरस जिले का गांव होता है। वहां पर एक संदीप लड़का होता है, उसका नाम होता है संदीप। संदीप का इस पीड़ित लड़की, जो कि अब जिसकी की एक दुखद मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ सामान्य रूप से, सहज रूप से एक प्रेम प्रसंग गांव में शुरू होता है। दोनों हम उम्र हैं, कोई बहुत ज्यादा दोनों की उम्र में अंतर नहीं होता है, तो वहां पर एक दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू होता है। आप जानते हैं कि अगर मई जून लॉकडाउन चल रहा है तो मई के आसपास की ये घटना शुरू होती है। गांव में अच्छी खासी आबादी है, लोगों का आना जाना कम था, इसलिए महीने भर के अंदर भीतर ही भीतर यह घटना दोनों के परिजनों को पता चल जाती है। यानी जो मुख्य अभियुक्त संदीप, जो कि गिरफ्तार है इस केस में अपने 3 और साथियों द्वारा के साथ, संदीप के परिवार वालों को भी इनके प्रेम प्रसंग का पता चल जाता है, और इसी के साथ उस बच्ची जो मृतका है, मृतक बच्ची, उसके भी परिवार वालों को इस पूरी इनके बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी होता है। अब देखिए होता क्या है, बट नेचुरल है कि लड़की के घर वाले, लड़के के परिजन भी उसके इस प्रेम प्रसंग उस प्रेम संबंध को लेकर लड़की के परिजन भी इस पर अपनी नाराजगी जताते हैं, और लड़की से, उससे, संदीप से मिलने जुलने के लिए पर रोक लगाते हैं। यही प्रतिक्रिया जो लड़का है संदीप, उसके घर वालों की भी होती है। और जब बात खुलती है गांव में, गांव में बात खुल जाती है, तो दोनों के परिजनों में आपस में कहासुनी और एक झगड़े जैसी स्थिति की गांव में पैदा होती है। अब यहाँ देखिए होता क्या है। ये घटना करीब आप समझिए मई के आसपास शुरू होती है, और इधर 3 एक महीने पहले करीब जब ये अगस्त चल रहा, ये आपका जुलाई के आसपास इस पूरी घटना को रोकने के लिए संदीप का परिवार संदीप को उसके चाचा, जो दिल्ली में रहते हैं, उसके पास भेजने का निर्णय करते हैं, और ये कहते हैं कि तुम अब अपने चाचा के पास चले जाओ, तुम्हारा गांव में रहना ठीक नहीं है। इस बीच में होता क्या है कि संदीप ने उस लड़की को, जो मृतका है, उससे बातचीत करने के लिए एक नया मोबाइल फोन खरीद के दिया था, जिसको कि लड़की के परिवार वालों ने पकड़ लिया था और उसको तोड़ दिया था। इसका मतलब ये होता है कि जब संदीप दिल्ली चला जाता है, उसके बाद से इस लड़की का संदीप से कोई संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि मोबाइल जो लड़के ने दिया था वो तोड़ दिया जाता है। चलिए, अब आता है घटना होने का समय। जो ये दुखद घटना घटती है चंदपा थाने के उस बलगड़ी गांव में 14 सितंबर के ठीक 4 दिन पहले संदीप, यानी कि 10 तारीख को ये लड़का, जो अपने चाचा के पास दिल्ली भेज दिया गया था, वो गांव आता है। गांव आने के बाद, अगर जिन दर्शकों ने या जिन लोगों ने टीवी पर इसकी फुटेज देखी है, उस गांव की, बुलगड़ी गांव की जो दिखाई जा रही है, और जो पीड़ित परिवार का घर दिखाया जा रहा है, उसके ठीक बाद खेत शुरू होता है। ये लड़की अपने माँ के साथ घास गढ़ने के लिए खेत पे जाती है। वो लड़का, यानी कि मुख्य अभियुक्त संदीप, वह उसी खेत पे पहुंच जाता है। पहुंचता है, वो लड़की से बातचीत शुरू कर देता है, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो एक बार फिर एक नया मोबाइल उसी लड़की को देता है, ताकि उन दोनों के बीच में आपसी बातचीत फिर से जारी हो सके। यह पूरी घटना, उसका लड़की से बातचीत करते रहना और उसको मोबाइल देना, ये जो पीड़िता का भाई है वो देख लेता है। देखने के बाद वो वहां से आता है। आने के बाद उसकी लड़के, यानी आरोपी जो संदीप है, उसके साथ कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद संदीप वहां से हट जाता है, चला जाता है। अब जहां ये घटना हो रही है, वहां पर बच्चा कौन है? पीड़िता, उसका भाई और उसकी माँ। उसका भाई इस घटना के बाद आवेशित होता है, उत्तेजित होता है, और वो अपनी बहन को, यानी पीड़िता को मारना शुरू करता है, उसकी पिटाई शुरू करता है।
और बहुत गंभीर तरीके से उसको मारता है इस कदर कि बगल वाले खेत पर लगी हुई जो कटीली बाड़ है, जो आमतौर पर पशुओं से रक्षा करने के लिए किसान लगाया करते हैं, उस पर एक बाड़ा लगा होता है, उस बाड़े पर वो गिर जाती है और जो उसके मुंह पर चोट लगती है 14 सितंबर के दिन, वो उसके भाई द्वारा जब मारा जाता है उसको और वो बाड़े पे गिर पड़ती है, तब उसको यहाँ मुंह पे चोट लगती है। उसी के साथ वो इतनी क्रूरता से उसका भाई, और यहाँ पर सबसे बड़ी गंभीर और बड़ी अजीब सी बात है कि ठीक है, प्रेम संबंधों का हमेशा से हमारा समाज अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है, और यहाँ तो निश्चित रूप से एक दलित लड़की का एक तमिल लड़के से प्रेम का प्रसंग था, तो उतनी मेच्योरिटी नहीं है, तो इसका विरोध किया जाता है, माँ बाप द्वारा विरोध किया जाता है। हम लोगों ने ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी देखी हैं, इसी देश में देखी हैं। यहाँ पर माँ, लड़की की माँ भी उस मारपीट में अपने बेटे यानी पीड़िता के भाई के साथ शामिल होती है, वह भी मारपीट, और उसी मारपीट के दौरान, क्रूरता से मारपीट के दौरान लड़की के जो उसकी गर्दन है, उसकी कॉलर बोन के पास, यहाँ गर्दन के आसपास कहीं उसको स्पेंडाइलिटिस की एरिया में उसको गंभीर रूप से चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से लड़की वहीं खेत की मेड़ पर बेहोश हो जाती है। अब लड़की जैसे ही बेहोश होती है, उसका भाई वहां से चल देता है। लड़की लगातार मारपीट के दौरान चिल्लाती है, तो उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम लवकुश है, वो आवाज सुन के आता है और लड़की की माँ वहां पर बेहोश लड़की को लिए हुए उसको मिलती है, जो कि उसके मांगने पर कि पानी ले आओ, लवकुश जो उसी गांव का लड़का है वो पानी लाता है। लड़की की माँ न सिर्फ पानी की छींट लड़की के मुंह पे डालती है, बल्कि उसको पिलाती भी है, ये लवकुश का कहना है। और उसके बाद वो सहारा देके उसकी माँ अपनी उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद लड़का पुलिस थाने जाता है, ये लड़का यानी मृतका का भाई, वो पुलिस थाने जाता है और जो बेसिक एफआईआर वो दर्ज कराता है, शिकायत वो दो बात कराता है और दो व्यक्तियों के खिलाफ कराता है। पहला संदीप, जिसका कि प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतिका के साथ, और दूसरा वो लवकुश लड़का जो आवाज सुन के वहां मौका वारदात पे पहुंचता है, उसकी माँ के मांगे जाने पर पानी ला के देता है। इन दोनों के खिलाफ, यानी संदीप और लवकुश के खिलाफ, उसका भाई एफआईआर दर्ज कराता है, दो शिकायत करते हुए। यहाँ गौर करने की बात है कि ये दो शिकायत शुरुआती, पहला मारपीट और दूसरा दलित उत्पीड़न का। वो दलित वर्ग से बिलोंग करता है और ये चलन है, मैं इसको बहुत असामान्य नहीं मानता। इस तरह वो दो ये शिकायत दर्ज कराता है। अब देखिए, ये शिकायत दर्ज होने के बाद वो बगल के अस्पताल में पहुंचाया जाती है। लड़की जब बगल के अस्पताल में पहुंचाई जाती है तो उसकी, क्योंकि उसको ये पीछे रीढ़ की हड्डियों पे चोट लग चुकी थी, इसलिए थाने के बाद जब वो वहां अस्पताल में जाती है, उसकी तबीयत और बिगड़ती है, तो उसके बाद वो सफदरजंग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दुखद रूप से मौत हो जाती है। इसके बेल कहां से आता है इस पूरी घटना में? हम इस पूरी घटना को दो तरीके से जोड़ दें, प्री इसके या दुष्कर्म। इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटना में, इस दुखद घटना में जो हत्या की घटना है निश्चित रूप से, क्योंकि एक अस्वाभाविक मौत हुई है लड़की की, इसको दो भाग में अगर बांटें तो एक दुष्कर्म नाम के शय का पैदा होना इस पूरी घटना में, और एक उससे पहले। तो दुष्कर्म का एंगल आने से पहले तक क्या घटनाक्रम था, ये मैंने संदीप जी आपको पूरा विवरण दिया। अब सवाल आता है कि सबसे पहले इस पूरे हाथरस कांड में दुष्कर्म की घटना हुई, ये दुष्कर्म की घटना हुई, और उसके बाद सिर्फ दुष्कर्म तक नहीं, बल्कि नरेटिव जो गढ़ा गया, या जो मीडिया, जिसमें स्थापित मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम पोर्टल्स, बहुत से नामचीन पोर्टल्स भी,
समाचार के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्मों ने जो एक बात जो इसके दुष्कर्म से लेके सामूहिक दुष्कर्म तक ले आए, तो दुष्कर्म से सामूहिक दुष्कर्म तक की ये यात्रा कहां से शुरू होती है। और यही मैं जो शुरुआत में मैंने कही बात, ये एक दुखद संयोग के साथ किया गया बहुत ही जहरीला प्रयोग है हाथरस खान। यहां तक एक दुखद संयोग था, प्रेम प्रसंग को लेके लड़की और लड़के दोनों के परिवार वाले राजी नहीं है, दोनों किरात थे, दोनों ने अपने अपने बच्चों को मना करने का प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। लड़की गांव में रह गई, लड़का 3 से 4 महीनों तक अपने चाचा के पास दिल्ली भेज दिया गया, बहुत अच्छी बात। दोनों के मोबाइल से जो संपर्क होने का एक माध्यम था, उसको पहले मोबाइल को तोड़ दिया गया जो लड़के ने दिया था, बहुत अच्छी बात। मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि प्रेम संबंधों के साथ ऐसा न किया जाए, ये एक दूसरा विषय है, उस पर अलग तरीके से बात करेंगे। अभी हम ये बातें चलते हैं कि सामान्य रूप से अंतर जाति और खासतौर से सवर्ण और दलित अगर एंगल भी हम ले आए, तो मैं तो इस रूप में इसको लाना चाहूंगा कि हमारे समाज की अभी भी ये स्थिति है कहीं ना कहीं जाकर कि जातिगत स्तर पर अभी इतना फैलाव नहीं आया है, इतना अभी विस्तार नहीं आया है कि हम एक दूसरे अंतर जातीय प्रेम संबंधों को इस तरीके से देख सकें। लेकिन मैं इस घटना में जिस तरीके से इसका अपराधीकरण से लेके राजनीतिकरण से लेके और मीडिया, स्थापित मीडिया में कितने गंदे तरीके से इस खबर को क्या क्या बना के बेचा जाने का प्रयास किया गया है, इसको समझने के लिए तथ्यवार अगर आए तो अब देखिए होता क्या है कि बहुत अच्छी बात है, फोन तोड़ दिया, लड़का गांव का है तो गांव आता है, गांव आने के बाद अगर दोनों में फिर से संबंध होता है और उसको भाई पकड़ लेता है तो उसका एक शार्प रिएक्शन वहां पर समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑनर किलिंग है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि लड़के का भाई, लड़की का भाई जो मृतका है, लड़की का भाई और उसकी माँ, लड़की के भाई ने अतिरेक में आके उसके साथ इतनी निर्ममता से पिटाई की कि कुछ उसके ऐसी संवेदनशील चोटें लगी जिसमें कि सीधे सीधे, क्योंकि आप देखिए थाने पर जो वो सबसे पहली बार जाती है, जो कि तमाम वीडियो के साथ वो भी वीडियो अब आया है, उसमें बाकायदा उसके गर्दन में एक कॉलर लगा होता है, सपोर्टिंग कॉलर लगा हुआ है, जो कि प्राथमिक स्तर पर किसी जरूर जानकार और अच्छे हॉस्पिटल ने तुरंत उसको इंटरटेन करते हुए लगाया, क्योंकि ये गंभीर चोट है वहां पे गर्दन। अब इस घटना के बाद उसकी दुखद मौत तक हो जाना, यहां आती है हत्या। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहां से दुष्कर्म और फिर वहां से चलते चलते सामूहिक दुष्कर्म आता है, यहां पर राजनीति इन्वॉल्व होती है। हाथरस की लोकल राजनीति, चूंकि एसआईटी जांच कर रही है, आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी होम दोनों हाथरस और उस गांव का दौरा कर रहे हैं। संभवतः जब हम आप बात कर रहे हूं तो उस समय जो प्रदेश के आला नौकरशाह और पुलिस प्रमुख उत्तर प्रदेश के डीजीपी वो उस गांव में मौजूद होंगे। तो चूंकि जांच चल रही है और इसमें एसआईटी जांच चल रही है, जिसको कि 8 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है, उसका मेरे ख्याल से मुश्किल 4 दिन या 5 दिन और बचे होंगे। तो हम बहुत ज्यादा इसमें नामों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अब इस पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, जो असली कहानी थी, जहां से इस लड़की को चोट लगने और थाने पहुंचने और एफआईआर होने तक का मामला आता है, वहां तक के पूरे सफर में जो एफआईआर, पहली एफआईआर दर्ज होती है, उसमें भी कहीं दुष्कर्म की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। शुरुआती जो उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट जो हाथरस जिले से जनरेट होती है, उसमें भी कहीं दुष्कर्म की बात नहीं कही गई है। दुर्भाग्य से वो लड़की नहीं रहती है, उसके साथ उसकी दुखद मौत होती है, इसलिए पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का जिक्र करना आवश्यक है। जो अंतिम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके मरने की तस्दीक तो जरूर करती है, उसके मरने के कारण को कॉलर बोन का डिस्ट्रैक्ट होना और दूसरी गंभीर चोटों, अंदरूनी चोटों के कारण से करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहीं दुष्कर्म की या सामूहिक दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, दुष्कर्म की कोई बात नहीं कहती है। अब आप देखिए,
पहली मेडिकल रिपोर्ट का मिलान हो जाता है पहली एफआईआर से। लड़की के भाई का पहला एफआईआर मारपीट और दलित उत्पीड़न एक्ट में। यही बात पहला जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी कहती है कि हाँ मारपीट हुई है। अब कोई मेडिकल रिपोर्ट दलित उत्पीड़न का जिक्र नहीं करेगी लेकिन वो सामूहिक दुष्कर्म या किसी तरह के दुष्कर्म का जिक्र नहीं करेगी। अब यहाँ पर बलात्कार या दुष्कर्म आता कहां से है ये देखने की आवश्यकता है। वहां लोकल स्तर पर मैंने पहले ही कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राजनीतिक स्तर पर गंदा और घृणास्पद खेल खेला जाता है और पहली बार पीड़िता के परिवार को संपर्क करके लोकल स्तर पर दुष्कर्म का एंगल घुसेड़ने की शुरुआत हुई। यहाँ इसकी पृष्ठभूमि में एक बड़ी छोटी सी सामाजिक बात मैं यहाँ संदीप जी ऐड कर देना चाहूंगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मैं किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष के प्रति कोई बायस भरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये साधारणतः ये हमारे समाज की गिरावट है कि साधारणतः हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है, लगभग पूरे भारत में है, चलिए मैं क्षेत्रवार कोई बात ही नहीं करता हूं लेकिन प्राय यह देखा गया है कि किसी तरह के पारिवारिक रंजिश, पारिवारिक विवाद में एक बड़ा फैशन सा चल पड़ा है दहेज हत्या की तरह, कि किस तरीके से घर की लड़कियों का इस्तेमाल करके, मैं यहाँ शब्द इस्तेमाल कहूंगा, मेरी पूरी संवेदना है, मैं ऐसा कहते हुए अपने को संवेदना विमुख नहीं कह रहा हूं, लेकिन लड़कियों का एंगल और लड़कियों की तरफ से छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसी बातें भी दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है। ये सामान्य रूप से तो नहीं, असामान्य रूप से ही सही, लेकिन एक सामाजिक चलन में है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से दलित उत्पीड़न का भी, इस पर भी एक अलग तरीके से बात हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से गिद्ध आते हैं और किस तरीके से मारपीट से हुई एक दुखद मृत्यु की लाश को दुष्कर्म की लाश बनाई जाती है। और सिर्फ दुष्कर्म नहीं, सामूहिक दुष्कर्म, क्योंकि ये नैरेटिव उनको सूट करता है। और अब तो कई एंगल, कई सनसनीखेज खुलासे इसी के साथ और हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इन्वॉल्व हुई है। उस पर भी बिना होमवर्क के बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जानकारी में आई है बात, वो भी मामला चल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर उस पर भी स्टोरी है, संभवतः आपने भी की होगी। तो वो भी एक एंगल आ रहा है और किस तरीके से इसको फिर दुष्कर्म, जबकि दुष्कर्म कहीं है ही नहीं है उसमें, हाँ वो एक दुखद मौत है। और ये असली सत्य क्यों, जो मैंने अभी तक आपको क्रमवार बताया, यही घटना का असली सत्य है। ऐसा क्यों, यह एक बात से नहीं, दो तरफ से आइए सत्यापित कर लेते हैं। पहली बात जो हमने आपको बताई कि पहली रिपोर्ट मेडिकल से लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक और पहली एफआईआर तक, जो एकमात्र अभी तक एफआईआर है, वही एक एफआईआर है जो भाई ने दर्ज कराई है। उसमें कहीं भी दुष्कर्म की कोई बात ना परिवार की तरफ से कही गई है, ना मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स की तरफ से कही गई है, ना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की तरफ से कही गई। दूसरी चीज, जैसे ही नार्को टेस्ट कराए जाने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है, आप जरा इस पूरी घटना में दुष्कर्म का एंगल लेकर आए हुए उन भूखे भेड़ियों और गिद्धों के रिएक्शंस को देख लीजिए। अब यहाँ परिवार को मैंने दोषी ठहराया है अपनी बातचीत में, ये गंभीर बात है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भाई और मां के साथ हुई मारपीट के बाद जो गंभीर चोटें आई, उसकी वजह से उस बच्ची की मौत हुई। दुष्कर्म उसके साथ नहीं हुआ है, लेकिन अब दुष्कर्म का एंगल यहाँ पर किस तरीके से सुनियोजित ढंग से मीडिया द्वारा सबसे पहले ये स्टैंड लिया जाता है। अब यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति आ गई है संदीप, यह सब कुछ होते होते परिवार भी और इस पर जो तथाकथित स्थापित मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग और राजनीतिक दल
इनकी छत्र छाया में पूरे गिरोह ने जो एक स्टैंड ले लिया, इसमें पहले फर्जी तरीके से दुष्कर्म की बात है कि तो वो अपने कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार लगातार झूठ बोलना पड़ता है। इन्होंने स्टैंड ले लिया तो वो स्टैंड ले लिया। अब ऐसी ही एक दुखद और अजीब सी परिस्थिति उस परिवार के साथ भी हुई है। परिवार ने एक स्टैंड ले लिया था कि मारपीट हुई है, परिवार ने एक स्टैंड ले लिया था कि उस मारपीट से इस लड़की की को ये चोटें आई हैं, जो कि बाद में चल के उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा बड़े साफ तौर पर मानना है कि परिवार उसके बाद परिवार का मात्र ये प्रयास था कि लाओ मारपीट के इस झगड़े में इन लोगों को फंसा दो। उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि लड़की के भाई ने ऑनर किलिंग नहीं किया है, उसकी माँ ने ऑनर किलिंग नहीं किया है। ये जरूर सही है कि उसी दौरान हुई मारपीट में लगी चोटों और गंभीर चोटों जो लग गई उसकी वजह से मौत हुई है। तो कुल मिला के जब तो अवनीश जी, यहाँ मैं एक सेकंड रोकूंगा। जो आपने पूरी कहानी बताई कि गांव में प्रेम प्रसंग था, तो इसमें गांव वालों का बयान कहीं आया है? गांव वालों ने इसकी पुष्टि की है? देखिए, यहाँ पर एक कुछ गलतियां हुई हैं प्रशासन से। जैसे मैं सबसे पहले कहूंगा कि मीडिया को गांव में जाने से रोकना ये उचित बात नहीं। गांव वाले बिल्कुल तैयार है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो दो शीर्ष नौकरशाह हैं, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, ये दोनों वहां गए हैं। एसआईटी की पहले दिन की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, और पुलिस के जो लोकल पुलिस के ऊपर कार्रवाई और नार्को की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि कहीं ना कहीं झूठ है। और जब पुलिस और प्रशासन के लोगों के नार्को टेस्ट कराए जाने के साथ साथ आरोपी यानी जो चारों अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनसे और साथ ही साथ पीड़िता के परिवार जनों के भी नार्को की टेस्ट बात आ रही है, और नार्को से उनका पलट जाना, वो कहते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि नार्को बिना सहमति के नहीं हो सकता, तो नार्को हाँ, के तो लिए तैयार न हो, ये कहीं ना कहीं तौर पे ये इंगित ये करता है। और एसआईटी की जांच ये रिपोर्ट संदेह आ जाए। ये अवनीश जी, ये संदेह तो जाता है कि नार्को से मना करने पर ये साफ जाता है कि आप सच नहीं है, इसलिए आप डर रहे हैं। वो मीडिया भी कल रात से ही इंडिया टुडे ग्रुप ने पूरा अभियान चलाया, नार्को नहीं, राहुल कमल वो सब हो, कि हमारे फोन क्यों टैप कराए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि फोन हो सकता है उनके पास से कहीं से, ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि सरकार ने टैप कराए हैं। लेकिन नीरा राडिया से लेकर हाथरस तक मीडिया की भूमिका फोन टैपिंग से साबित होता है कि वो दलाल की एक भूमिका में है, मीडिएटर की भूमिका में है। परंतु जब ये नार्को टेस्ट से फैमिली मना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है, तो क्या होगा? क्योंकि सच तो अब वो लड़की गुजर चुकी है, और हालांकि उसकी माँ का बयान, लड़की जब गिरी है उस वक्त का बयान, उसके बाद आपसे कहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद एफआईआर जो है उससे पहले, और फिर भी जैसे अंजना ओम कश्यप जैसी आज तक की रिपोर्टर, और अभी जी इस चैनल पे खुल के बोला जाता है, हम साफ बोलते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि मृत्यु से पूर्व के बयान को क्यों नहीं माना जा रहा, तो घटना के तत्काल बाद के बयान को भी फिर माना जाएगा, तब तो इनके झूठ ढह जाएंगे। लेकिन फिर भी नार्को से जब ये मना कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है इस पर? देखिए, नार्को से अगर कोई मना करता है, कोई भी आरोपी जिसका कि नार्को कराए जाने की बात कही जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने, वो 3 पक्षों के नार्को कराए जाने की बात चल रही है। एक तो परिजन जो मृतका है, उसके परिजन यानी उसका भाई, उसकी माँ, उसके चाचा, उसका जो परिवार है। दूसरा, जो 4 अभियुक्त हैं, संदीप, लवकुश और 2 और लड़के, अभियुक्तों का भी कराए जाने की, और उसी के साथ जो पुलिस के अधिकारी और कर्मी जो लगातार पूरे इन्वेस्टिगेशन में पहले दिन से, यानी लोकल एसएचओ से लेके और जिला स्तर के जो भी अधिकारी इसमें इस पूरी घटना की जांच में पहले दिन से लगे थे, उस 3 पक्षों के नार्को की बात की जा रही है। ये सही बात है कि अगर नार्को के लिए कोई एक व्यक्ति भी तैयार नहीं होता है तो उसका नार्को नहीं कराया जाएगा।
लेकिन यहाँ यह भी सत्य है कि उसको छोड़ के बाकी सबका नार्को होगा। हाँ। और यहाँ पे बाकी जो सत्य लोग हैं, अगर अभियुक्त सत्य हैं, एक घटना याद आती है कि जहां पर एक बच्चा होता है, उस बच्चे के ऊपर दो औरतें उसको अपना बच्चा होने का क्लेम करती हैं। एक बड़ी बहुचर्चित कहावत है, इसको कई बार सुनाया गया है। और मामला अदालत में जाता है और न्यायाधीश कहता है कि अच्छा ठीक है, तमाम तरीकों से साबित नहीं हो पाता है कि दोनों में से कौन इसकी असली माँ है और ये किसका बच्चा है। तो दोनों से जज पूछता है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि अब साबित नहीं हो सकता तो लाओ इस बच्चे को दो भाग में काट देते हैं और दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा दे देते हैं। इस पर उस बच्चे की जो असली माँ होती है वो कहती है नहीं जज साहब, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है आपका, आप इस पूरे बच्चे को बिना काटे आप इसी औरत को दे दीजिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है। इसी कहानी को जरा यहाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ पर तीन पक्ष हैं जिनको नार्को जांच की बात कराई जाती है। आज एक परिवार जो अपनी एक बच्ची खो चुका है, वो उस बच्ची के न्याय के लिए क्या नार्को, क्या सीबीआई, दुनिया की किसी भी जांच के लिए उसको तैयार होना होगा, होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है वो परिवार, तो ये अपने आप में एक स्वाभाविक बात है कि हम आप और देश, ये समाज क्या सोचता है कि ऐसा क्यों कर रहा होगा वो परिवार। दूसरी बात, अगर जो अभियुक्त चार हैं उनके भी नार्को टेस्ट होने हैं, अगर वो सच नहीं है तो वो भागेंगे। और रही बात पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों की, जो इसकी पूरी जांच में कहाँ नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक शामिल रहे हैं, जिले स्तर तक शामिल रहे हैं, तो इनमें से जो पक्ष नार्को के खिलाफ जाएगा, नार्को के लिए तैयार नहीं होगा, उस पर निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी तौर पे, जिस तरीके से देखिए अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, एसआईटी की जांच अभी अपने प्रक्रिया में है, लेकिन यहाँ कंक्लूजन दिए जा रहे हैं। एक मारपीट और एक जिसको छेड़खानी भी नहीं है, अब तो यहाँ छेड़खानी भी नहीं है पहले एफआईआर में। मैं कहता हूं कि हम पहले एफआईआर से क्यों नहीं चलते। पहले एफआईआर में केवल मारपीट और दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है, छेड़खानी भी नहीं है। दो बार मेडिकल रिपोर्ट आती है, दोनों में कहीं पर दुष्कर्म की बात नहीं है, छेड़खानी तो छेड़खानी की बात तो शिकायत में नहीं है। इसलिए अगर टेक्निकली ये बात जरूर खिलाफ जा सकती है कि अगर परिवार तैयार नहीं है तो उसका जबरदस्ती नार्को नहीं कराया जा सकता, लेकिन भारतीय न्याय दंड व्यवस्था में जो कि मैच्योर तरीके से न्याय देती है, मैं ये मानता हूं कि तमाम और पक्षों की बातों को सुनने के बाद और उनके नार्को टेस्ट के रिजल्ट को देखने के बाद अगर कोई एक पक्ष, एक व्यक्ति, कोई खास एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर नार्को के लिए तैयार नहीं भी होते हैं तो इसका केस की लीगलिटी पर कोई बहुत असर पड़ेगा, ये मेरा मानना नहीं है। क्योंकि पहले ही एफआईआर दुष्कर्म की बात करती, अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो दुखद है मौत के बाद होनी थी, वह भी कहीं से दुष्कर्म की बात नहीं कहती। हाँ, मारपीट से हुई हत्या की बात जरूर कहती है, मौत की बात जरूर कहती है। ये गैर इरादतन हत्या का एक मामला होता है आईपीसी के तहत। अब इसके पीछे करने वाला कौन असली अभियुक्त है, यह जांच का विषय है और इसमें एसआईटी जांच करती है। अवनीश जी, एक और बात आती है, क्योंकि पुलिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं और हमारे पाठक भी कह रहे हैं कि आनन फानन में उसका शव क्यों जला दिया गया। तो चूंकि आप वहां पर हैं, आप बता सकते हैं कि आनन फानन में पुलिस ने लड़की का शव क्यों जला दिया रात को पीड़िता का? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे दो दुखद बातों का जिक्र किया था। क्योंकि इस पूरे घटना को सिलसिलेवार समेटने की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसको उस समय विस्तार देना छोड़ दिया था। दो बातें बहुत गलत हुई हैं जहां तक लोकल प्रशासन के एंड से। पहली बात, मीडिया की उस गांव में एंट्री पर निषेध, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आज दोपहर से मीडिया को वहां एंट्री मिली है और मैं यहाँ आपके दर्शकों के सामने इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मात्र अगले 12 घंटे या 24 घंटे की प्रतीक्षा करिए। आज सोशल मीडिया के इस लोक मीडिया, जन मीडिया के दौर में
खरा खरा सच उसी गांव का एक एक निवासी बताएगा। यहाँ पर सबसे पहली गलती हुई है स्थानीय प्रशासन द्वारा, मीडिया को वहां पर रोकना। हाँ ठीक है, एसआईटी की जांच चल रही थी, आप अच्छे तरीके से समझाया जा सकता था वहां की मीडिया को कि एसआईटी जांच चल रही है, आप इस समय नहीं जा सकते। लेकिन एसआईटी की जांच टीम जैसे ही गांव छोड़ दी, आपको अंदर जाने देना चाहिए था। दूसरा, कोई आवश्यकता नहीं थी इतने आनन फानन में अंतिम संस्कार कराने की, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। और संभवतः उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय ये लिया है, कड़ा फैसला, ये बहुत कड़ा फैसला है। शायद किसी भी घटना के, हत्या के किसी घटना, इसको दुष्कर्म तो पहले कहना छोड़ा जाए, हत्या की किसी घटना की इतने शुरुआत में नार्को टेस्ट कराए जाना जा रहा, और तीनों पक्ष, जो जांच करने वाला पक्ष है यानी स्थानीय पुलिस, वो भी, उसके खिलाफ भी, जो पीड़िता पक्ष है उसके खिलाफ उसका भी नार्को टेस्ट, और जो अभियुक्त है उनके भी नार्को टेस्ट। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि स्थानीय प्रशासन से निश्चित तौर पर यहाँ एक चूक हुई है, और जो लोग यहाँ पर स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और जो एक आध किसी एसडीएम जी का भी नाम आ रहा है, उनके, जो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे जो लगता है, और वो भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि मीडिया का प्रवेश वहां पर हो गया है, गांव वालों की मीडिया एक्सेस अब शुरू हो जाएगी, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में लगातार जो इस घटना का वास्तविक सत्य है, इस दुखद जो एक मौत हुई है बच्ची की, उसका जो वास्तविक सत्य है वो निश्चित रूप से सामने आएगा। एक बार मैं फिर कहूंगा कि ये दो घटनाएं निराश करती हैं। लोकल प्रशासन द्वारा मीडिया को रोका जाना जरूरी था, जाने देना चाहिए था। मीडिया जो करना चाहे करे, वहां से सवाल लाना चाहे लाए। और मीडिया को अगर जाने दिया गया होता तो संभवतः कांग्रेस का जो एक एंगल, एक जो प्रायोजित तरीका जो सामने आ रहा है, इस पूरे एंगल, एक वो भी एंगल आ रहा है, वो भी और खुल के आता। क्योंकि यहाँ तो सोशल मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति अन्वेषी है। उसी गांव से आपको वॉलंटियर्स मिल जाते जो सोशल मीडिया अपडेट देते और आपको घटना की सच बताते, और ये बताएंगे। अगले कुछ घंटों में सीरीज से ये सत्य शुरू होगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास जो ये सूचना आई है, मैंने जिन बिंदुओं को आपके सामने रखा है इस घटना के दूसरे पक्ष को, वह भी उसी गांव के सूत्र से ही मेरे पास आई है। मैं अभी उस सूत्र को उजागर नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि स्वतः रूप से अगले कुछ घंटों में और कुछ समय में, आज से लेकर कल तक में, ये पूरी घटना और इस घटना का असली सत्य हमारे आपके सामने हो। अवनीश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मीडिया को नहीं रोका जाना चाहिए था, ये अच्छी बात कही। और दूसरा कि आनन फानन में जो अंतिम संस्कार किया, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रशासन को तत्काल निलंबित किया है, ये दिखाता है उनकी जो त्वरित एक्शन है। पर कुछ मीडिया कर्मी ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस एसपी सबको तो कर दिया, डीएम को क्यों नहीं किया उन्होंने? इस पे कोई जानकारी है आपको वहां? देखिए, जानकारी तो नहीं, लेकिन एक आकलन जो, इस पर मेरा भी ध्यान गया, सबसे शुरुआती ध्यान गया। और एएनआई के ट्वीट के जरिए मुझे सबसे पहले जानकारी मिली मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए एक्शन, जिसमें नार्को भी शामिल था और निलंबन भी शामिल था, सस्पेंशन शामिल था। वो बर्खास्तगी नहीं है, सस्पेंशन हुआ है। तो एसपी से लेके और लोकल एसएचओ तक का सस्पेंशन होना, और उसके बाद जो एक एसडीएम विवाद में मीडिया द्वारा लाए गए थे, और डीएम, तो आप जरा देखिए डीएम के जिस एक वीडियो में एक बात को कि डीएम साहब धमकार हैं, डीएम साहब क्या कह रहे हैं ये? हाँ, एक मिनट, एक सेकंड अमीर जी, एक सेकंड। जो मेरे पाठक दर्शक नहीं जानते हैं वो बता दूं कि डीएम के धमकाने का ये वीडियो भी टुडे ग्रुप के संपादक, इंडिया टुडे का संपादक राहुल कंवल ने वायरल किया था। इस पूरे मामले में, ये ठीक है मीडिया को रोका गया, पर पूरे मामले में इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक इंडिया टुडे और एबीपी की भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये मीडिया कहीं ना कहीं कोई अपने पर्सनल
चीजों को प्ले कर रही है, वो या टीआरपी हो या फिर गांधी परिवार से निकटता हो। तो अवनीश जी जो कह रहे हैं कि वो एक वीडियो वायरल किया गया, वो वायरल इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था, जिसकी पत्रकार का भी ऑडियो एक वायरल हुआ है, जो पीड़ित जो परिवार है उसको झूठ बोलने के लिए उकसा रही है। हाँ अवनीश जी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा आवश्यक था। आप देखिए, क्रॉप करके बड़ा स्मार्टली आपने पूरा संदर्भ बता दिया कि इंडिया टुडे के राहुल कंवल ने किस तरीके से उसको बड़ी स्मार्टली क्रॉप किया गया है। उस क्रॉप में उस क्रॉप जो पोर्शन है जो कि वायरल किया गया, उसमें भी डीएम क्या कहते हैं। मैं यहाँ पहली बात, मैं आपके दर्शकों को और सभी लोगों को ये बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ प्रशासन का और डीएम का कोई पक्ष नहीं रख रहा हूँ, न ले रहा हूँ, न रत्ती भर भी मुझे उन स्थानीय प्रशासन से कोई सहानुभूति है, न वहां के किसी अधिकारी से कोई सहानुभूति। लेकिन वो वीडियो फुटेज बड़े आसानी से उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि उसको बार बार देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए। उसमें वो यही कह रहे होते हैं कि देखो, मीडिया भी पूरे समय तक यहाँ नहीं रहेगी। आप आवेश में आकर और थोड़ी दूसरे आवेश में और दुख में आकर बहुत ज्यादा बार बयानात बदलेंगे तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। ये सलाह है, ये धमकी नहीं है। और जब वो कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, तो वह उस परिवार के साथ स्थानीय प्रशासन का एक खड़े होने की बात हो रही होती है, जिला को रिप्रेजेंट कर रहे अफसर द्वारा, जो कि सिस्टम को, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करता है उस परिवार के सामने। वो पहला उचित अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो उस परिवार के सामने, उस परिवार के परिजनों के सामने एक अभिभावक के रूप में वहां पे खड़ा है। लेकिन उसको किस तरीके से क्रॉप करके अब आते हैं। मैंने स्थानीय लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के लिए अभिभावक जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब मैं क्यों कहता हूं कि उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। गलतियां ये हुई हैं कि मीडिया को रोका जाना, ये जिलाधिकारी का अपना क्षेत्र था, नहीं रोके जाने की आवश्यकता थी। वहां मौके पर पुलिस रोकते हुए मीडिया को दिखी जरूर है, लेकिन वो आदेश जिला प्रशासन देता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देता है, वो नहीं रोका जाना चाहिए था। दूसरा, जिन जिन लोगों को आपने अभी इंगित किया, चाहे वो राहुल कंवल हो, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, मैं भी नाम लेता हूं, चित्रा त्रिपाठी हो, अजीब सी स्थिति देखने को मिली है देश के कुछ स्थापित न्यूज चैनलों के पत्रकारों की। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी जिला के अफसर ने इन संवाददाताओं की निजी भैंस खोल ली है। ये कौन सी क्रांति करने चली थी? क्या इनमें से किसी एक भी संवाददाता ने या चैनलों पर बैठे हुए एक भी उन एंकरों ने, जो मठाधीश एंकर हैं, जो दुनिया भर का फाउंडेशन सोच के और चैनलों पर दिन रात का एसी कमरों में विमर्श करते रहते हैं, क्या उनमें से किसी एक ने 3 दस्तावेज पढ़े घटनाक्रम के? केवल 3 दस्तावेज। लड़की के भाई के द्वारा दर्ज कराया गया पहला एफआईआर, जिसमें वो कहीं भी दुष्कर्म कोई शिकायत दर्ज नहीं कराता, केवल 2 शिकायतें दर्ज कराता है, पहली मारपीट की और दूसरी दलित उत्पीड़न। पहला जो मेडिकल रिपोर्ट आता है, शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें मारपीट को कंफर्म किया जाता है, लेकिन उसमें भी कहीं दुष्कर्म की कोई बात नहीं आती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें भी कहीं दुष्कर्म की बात नहीं आती, मारपीट की बात आती है। क्या इनमें से कोई एक भी, या ये तीनों दस्तावेज, शुरुआती जो बेसिक दस्तावेज होते हैं किसी भी इस तरह के क्राइम ओरिएंटेड स्टोरी को के बारे में अपनी राय बनाने की, या 2 बात कहने की, या कुछ लिखने की, कुछ पढ़ने की, या अपना विचार तैयार करने के लिए जरूरी होती हैं, इनमें से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता है कि ये तीनों दस्तावेज पढ़े हैं संदीप जी। अगर पढ़े होते तो खेतों में क्रांति करती हुई लड़कियां घूम न रही होती। यहाँ तो ऐसा लग रहा था, मैंने जो भी फुटेज देखे हैं, तो ये 2-3 चैनलों, जिसमें चित्रा त्रिपाठी और ये दूसरी लड़की एबीपी की, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है वो कौन है,
मनीषा या पांडे या क्या किस तरह का कोई नाम है उनका। एक इंडिया टुडे की तनुश्री पांडे। जी जी, वो तनुश्री पांडे। ऐसा लग रहा है कि उनकी पुलिस महिला कर्मियों से निजी अदावत है। ऐसा लग रहा है कि उनका वहां डीएम एसडीएम से निजी अदावत है, वो निजी शिकायत कर रही हैं। इन सभी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस पूरे घटना में दुष्कर्म कहां, क्यों, किसके सौजन्य से और किस नियत से आया, विमर्श इस पे होना। अवनीश जी, एक तो आपने निर्चीर जो है वहां के ग्रामीणों से बात करके इस पूरे केस को समझाया। दूसरा पहलू यह है कि मीडिया का जो हमारे एक दर्शक कर पीपली लाइव चल रहा है, उस पर फिर हम आते हैं। तीसरा पहलू मैं यहां लेना चाहूंगा कि कांग्रेस का कैसे पदार्पण हुआ है। एक कांग्रेस के पूर्व सचिव पे आरोप लग रहा है क्योंकि वो प्रियंका को लाने के लिए, और ये जो आपने कल वीडियो देखा कि राहुल गांधी स्वयं जंप ले रहा है चोट लगाने का दिखाने के लिए, और वो कमरे में पकड़ में आ जाता है कैमरे में। आज भाई बहन हाथरस जा रहे हैं, एक दुखद घटना में हिस्सा लेने जा रहे हैं, पर संवेदना की जगह मैं स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहा हूं, भाई बहन ही हा कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कांग्रेस का जो ये पदार्पण हुआ है, क्या कांग्रेस की मार्केटिंग के लिए मीडिया इस तरह का व्यवहार कर रहा है, या फिर कांग्रेस के का ये जो स्वतः स्फूर्त कांग्रेस का एक आंदोलन जो है ये रूप ले रहा है, ये मुझे बताइए, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इसको। संदीप जी, यह पूरा घटनाक्रम अगर आप देखिए तो सिलसिलेवार जहां तक चल के, और इसमें मारपीट और दलित उत्पीड़न, तो शुरुआती जो इसमें जो रिएक्शन आया स्थानीय मीडिया का, ऐसी इतनी बड़ी घटना नहीं थी ये। मैं फिर कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज हत्या हो जाने के बाद एक दुखद उसकी मृत्यु हुई है, मैं उसको गैर इरादतन हत्या भी कह रहा हूं लेकिन जब शुरुआत में ये घटना हुई तो ये एक मारपीट, और जैसे ही उसमें शुरुआती एफआईआर में दलित उत्पीड़न का एंगल आता है और धारा लगी होती है, तो आज रिपोर्टिंग का, और मैं थोड़ा इसमें निराश होता हूं ये कहते हुए कि जिला स्तर पर भी रिपोर्टिंग के कुछ ऐसे तौर तरीके पैदा हो गए हैं और चलन में आ गए हैं कि ऐसे विवादित एंगल को सबसे पहले और सबसे अलग तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। हाथरस की इस घटना में भी यही हुआ। मारपीट को तो किनारे रख दिया गया, लेकिन इंटरेस्ट जगता है किस बात पर कि उसमें दलित उत्पीड़न की धारा लगी है। एक आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिला पर तो ठीक है, छोटे पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई ने इसे दलित बनाम सवर्ण बता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को राजदीप सरदेसाई जो बहुत ही माना हुआ पत्रकार है, उसने दलित बनाम सवर्ण की घटना कहा है। लेकिन बगल में बलरामपुर में हुआ है दुष्कर्म, या फिर भरतपुर में हुआ है या अजमेर में हुआ है, वहां वो हिंदू बनाम कोई भी हरे टिड्डे ग्रुप को वो नहीं बनाता। तो क्या वजह है कि क्या मीडिया कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस और मीडिया सामूहिक गिद्धभोज कर रहे हैं? मैं थोड़ा हार्ड लाइन लेता हूं, तो सामूहिक गिद्धभोज कर रहे हैं। बिल्कुल, और कैसे, मैं वहीं जा रहा था। आप देखिए, ये पहला मौका नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने का ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। और सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें दलित एंगल को लेकर, और इसको दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई, जिसमें आपने राजदीप का भी जिक्र कर दिया और वो बड़ा जरूरी जिक्र था कि राजदीप जैसा तथाकथित स्थापित मीडिया का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा, वहां तक की सोच एक बराबर है। जिला संवाददाता, जिले स्तर का जर्नलिस्ट उसमें से दलित एंगल खोजता है और राजदीप भी उसमें वही एंगल खोजते हैं। तो सबसे पहले ये लेकर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत दलित एंगल के साथ किया गया, दलित बनाम सवर्ण करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सही बात है
कि 2014 के बाद जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उसने हमारे आपके समाज में एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी किया है साथ साथ। तो बार बार जितने भी सवर्ण, दलित या जातीय आधार पर लड़ाए जाने के एक दूसरे को समाज, खासतौर से बहुसंख्यक समाज के अंदर एक जो वर्ग संघर्ष पैदा करने का जो प्रयास किया जाता रहा है, उस बीच में हुआ क्या कि बार बार दलित एंगल और दलित बेटी की हत्या, दलित बेटी की हत्या। तो हुआ क्या कि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व हुई और पूरा प्रियंका वाड्रा का कुनबा इसमें इन्वॉल्व हुआ कि चलो यहाँ एक लड़की है, उसकी मौत है और उसी के साथ साथ वो दलित है। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हम जो है आपको कुछ वीडियोज भी लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप मीडिया और गांधी परिवार की पूरी नौटंकी देख सकते हैं। और वीडियो के स्क्रीन पर आप ध्यान रखें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पीपली लाइव चल रहा हो। हाँ अविनाश जी, अब देखिए हुआ क्या कि अब यहाँ पर जो इस समय नकारात्मक नैरेटिव गढ़ के उस पर अपनी राजनीतिक दुकान सजाने के शौकीन कांग्रेस, जो कि अपने आप के अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, और प्रियंका बार बार खुद को उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने के प्रयास में है और उसके साथ उनकी कांग्रेस भी प्रयास में है। तो उनको यहाँ पर क्या क्या रॉ मटेरियल मिलते हैं। रॉ मटेरियल इस घटना में सबसे पहले क्या मिल जाता है? मिल जाता है साथ सवर्ण बनाम दलित और एक लड़की की हत्या। लेकिन इन गिद्धों का पेट इतने से भरने वाला नहीं था। इनको कर्म चाहिए था और सिर्फ दुष्कर्म से भी ये संतुष्ट नहीं होने वाले थे। इनको सामूहिक दुष्कर्म जैसे घृणित थाली की आवश्यकता थी, उस पर ये अपना गिद्ध भोज कर। प्रियंका और राहुल दोनों दिल्ली से हाथरस के लिए निकले जरूर। उस समय तक दलित एंगल और सवर्ण एंगल जब काम नहीं किया, निकलने का माहौल नहीं बन पाया, तब जाके स्थानीय स्तर पर, मैंने आपसे पहले ही कहा था घटना का जब बिंदुवार सत्य बता रहा था कि एसआईटी जांच चल रही है, इसलिए लोकल किसी सूत्र का मैं नाम नहीं लूंगा, न लेना चाहूंगा, लेकिन इसमें केवल इस बात का अन्वेषण शुरू कर दिया जाए कि 14 सितंबर को हुई पूरी मारपीट और दलित उत्पीड़न की एक मामले में दुष्कर्म सबसे पहली बार कब आया और कांग्रेस कब रिएक्ट करती है। इन दोनों में 24 घंटे का भी अंतर नहीं है। जैसे ही दुष्कर्म का एंगल यहाँ प्लेस किया जाता है इस मारपीट से उसकी हत्या की घटना में, वैसे ही राहुल और प्रियंका की जोड़ी दिल्ली से निकल पड़ती है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और वो पूरा ड्रामा सजाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहूंगा, 16 मिनट का एक ऑडियो है, मैं चाहूंगा कि उसको भी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आप दर्शकों के लिए उपलब्ध करवा दीजिएगा। वो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें वो पांडे लड़की जो एक चैनल की है, जिसका अभी आपने नाम याद कराया था, जिससे उसके भाई की बात हो रही। अवनीश जी, वो ऑडियो मैंने कल सुनाया था, एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को सुनाऊं कि मीडिया और कांग्रेस ने मिलकर कैसे एक मृतका का, जिसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, एक शव का दुष्कर्म कर रहे हैं। ये मानवता के साथ घोर घोर अपमान है मानवता का। लेकिन पीपली लाइव है, क्या कीजिएगा, आज के दौर में जब आज तक बहुत पिछड़ता जा रहा है, उसे एक नौटंकी की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा सोनिया गांधी के देवर हैं अरुण पुरी जी, कहते रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी के साथ वो पढ़ते थे। और गुजरात में आपने देखा कि किस तरह से हार्दिक पटेल को लॉन्च करने का कोशिश किया था आम आदमी ये आज तक चैनल ने। आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लॉन्च किया था आज तक चैनल ने। आप देख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में बार बार मुंह की खा रहे हैं। लेकिन आपको उसी चैनल की जो एक तनुश्री पांडे है, उसका ये ऑडियो आप सुनिए। सब पे प्रेशर बना रहे हैं और सारा मामला तुम लोग फैमिली पे ही डालने की कोशिश करेंगे।
हमें बताया जा रहा है कि फैमिली ने मारा है, फैमिली पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब संदीप, तुम ही लोग का साथ है, बस देखो हम सब पे प्रेशर बना रहे हैं। अब ये इस कभी भी कोई रिपोर्टर किसी पीड़ित परिवार से कहते हैं तुम ही लोगों का साथ है बस, यानी आप कुछ फेक न्यूज कर रहे हैं, कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि पीड़ित परिवार आपके साथ खड़ा हो जाए ताकि आपका जो फेक न्यूज है वो ओरिजिनल बन जाए। और यही इस पूरे केस से आज तक ग्रुप ने, टुडे ग्रुप ने, एबीपी ग्रुप ने, इन सब ने बनाने का प्रयास किया है। यदि इस घटना के बाद, जैसा कि अवनीश जी कह रहे हैं, उसके बाद के अखबार की रिपोर्टिंग देखें, मैं चाहूंगा कि स्क्रॉल करके कुछ अखबार की कटिंग भी दिखाइए, तो घटना के अगले दिन अमर उजाला हो, कोई और अखबार हो, ऊपर ऊपर उसमें साफ साफ ये घटना में बताया गया कि चोट लगने से मौत हुई, कहीं भी सामूहिक दुष्कर्म जैसी बात नहीं है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, क्योंकि गिद्धभोज है। ये देखिए, आप देखिए अमर उजाला की रिपोर्ट, युवती की गला दबाकर हत्या का प्रयास, आरोपी की तलाश। पहले दिन की रिपोर्ट में कहीं दुष्कर्म नहीं है, एफआईआर में नहीं है, पीड़िता की जो मां का बयान है और पीड़िता का जो प्रथम बयान है उसमें नहीं है। लेकिन अंजना ओम कश्यप को अपनी नौकरी बचानी है, आज तक के लाइन पर चलनी है, इसलिए वो कह रही है कि आखिरी टेस्टिमनी को क्यों ना माना जाए, तो घटना के तुरंत बाद के टेस्टिमनी को क्यों ना माना जाए। और इस तरह से ये पूरी तरह से भाई पप्पू और पिंकी को लॉन्च करने का ये जो मीडिया का अभियान है, ये हाथरस में चल रहा है। आगे जांच आगे किस दिशा में जाएगी हम आपको बताते रहेंगे। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और मैं चाहूंगा कि वहां आप चूंकि स्थानीय स्तर पर हैं, आपको यदि और भी इस बारे में कोई जानकारी मिले तो इंडिया स्पीक्स से और इंडिया स्पीक्स के दर्शकों के साथ आप साझा अवश्य करें। समय निकालकर बहुत बहुत धन्यवाद।